रासायनिक अभिक्रिया ए और बी मिलकर सी बनाते हैं। ए, बी और सी की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? देखिए, ए और बी अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? सी बनाते हैं। देखिए, जब भी अब ए और जो बी है, क्या है? ए और जो बी है वो क्या हो सकते हैं? कोई तत्व हो सकते हैं, दो तत्व हो सकते हैं, या दो यौगिक हो सकते हैं, या एक तत्व या एक यौगिक हो सकता है। ठीक, तो तत्व क्रिया करें, दो तत्व करें या दो यौगिक करें, या एक यौगिक या एक तत्व करें, ठीक है, अभिक्रिया करके ये क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। क्या है जी? यौगिक बनाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका आंसर आप दे पाएंगे। इसमें दिया गया है ए और बी तत्व हैं, सी एक यौगिक है। ठीक है, ए और बी यौगिक है और सी एक मिश्रण है। नहीं, ऐसा नहीं है, सी मिश्रण नहीं। ए और बी यौगिक या तत्व हो सकते हैं और सी एक तत्व है। सी तत्व नहीं होगा, यौगिक होगा। ए और बी तत्व या यौगिक हैं, सी एक यौगिक है। लेकिन ए वाले ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, ए और बी तत्व है। ए और बी तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी तत्व और यौगिक हो सकते हैं। ठीक है जी, ए और बी क्या हो सकते हैं? तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, और अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? एक यौगिक बनाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं है वह क्या है? मतलब परछाई बनती है ना, तो वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, उस पर हम देखते हैं। वस्तु का आकार, जो प्रतिबिंब है वो किस पर निर्भर नहीं करेगा? वस्तु का आकार, वस्तु के आकार पर तो निर्भर करेगा भाई। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उस हिसाब से उसकी परछाई बनेगी। प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी, ठीक है जी, यह भी इस पर भी निर्भर करेगा। तीसरा है कि प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, इस पर भी निर्भर करेगा, और वस्तु के रंग पर। अब आप बताइए कि किसी की जो परछाई है वो वस्तु के रंग पर निर्भर करेगी। काले व्यक्ति की जो परछाई बनेगी वो काले बनेगी, और गोरे व्यक्ति की जो परछाई है वो गोरी बनेगी। नहीं होगा ना ऐसा, रंग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है जी, इंसान की परछाई बने या जानवर की परछाई बने, परछाई तो एक सी बनेगी। तो मतलब जो प्रतिबिंब है वो रंग पर निर्भर नहीं करता है, यही तो हमें बताना था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। पी, क्यू, आर और एस चार धातुओं के संदर्भ में निम्न पर अवलोकन नोट कीजिए। चलिए ठीक है, हम अब इसका अवलोकन करते हैं। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर देखते हैं क्या कह रहा है ये। पी और एस को क्यू क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। कौन? पी और एस को क्यू, मतलब जो ये क्यू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्यू। पी और एस को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब क्या होगा? वो सक्रिय धातु होगी, पी और एस की अपेक्षा वह सक्रिय है, तब तो वह क्या कर रही है? पी और एस को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर दे रही। जब भी विस्थापित करने की बात आ रही है, कोई जो धातु है वो किसी को यदि विस्थापित कर देती है, दूसरी धातु को यदि विस्थापित कर देती है, ठीक है, यदि वो विस्थापित कर देगी मतलब वो सर्वाधिक जो सक्रिय धातु है कहलाएगी। पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अब एस और आर को पी क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। एस और आर को पी क्रमशः उनके लवणीय विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है, मतलब क्यू क्या है? सर्वाधिक सक्रिय धातु है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सक्रिय धातु हो गई वो क्या हो गई? पी हो गई। केवल एस और आर उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। ठीक है, तो एस और आर की बात हुई, लेकिन सबसे पहले जो सर्वाधिक अधिक सक्रिय जो धातु है वो कौन सी है? क्यू है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आ गई? पी आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो पहले नंबर पर क्यू है और दूसरे नंबर पर पी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ पर ध्वनि तरंगों के बारे में दिया गया है। देखिए, आपको पता होगा कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो गमन नहीं कर सकती हैं। और जो मानव होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक की जो ध्वनि है वो सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति की जो ध्वनि है उसको भी नहीं सुन पाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएंगे। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मनुष्य है वो कितने हर्ट्ज की जो ध्वनि है वो सुन सकता है, तो मिनिमम 20, और 20 हर्ट्ज से यदि कम हुई तो उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है जी। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की नहीं सुन सकता। अब कथन आप पढ़ लीजिए कि ध्वनि तरंगों गैसों में द्रुतगामी होती है। नहीं जी, मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी जो आवृत्ति है वो 15,000 हर्ट्ज है। तो मैंने आपको बताया कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आ जाए तो मानव उस ध्वनि को सुन सकता है। यहाँ 15,000 की जगह ना 30 आ जाए, 100 आ जाए, 500 आ जाए, 10,000 आ जाए, 19,000 आ जाए, आंसर आपका यही रहेगा बी। ठीक है जी, बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। असत्य कथन को हमें पहचानना, हम इनको पढ़ के देखेंगे, जो हम सही नहीं लगेगा हम समझ जाएंगे कि ये सही नहीं है। ए नंबर के स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता, सही बात है। किसी वस्तु का जो भार होता है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न होता है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अब बताओ ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। हमसे क्या पूछा जा रहा था, जो कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन कौन सा है? सी हो गया। ठीक है। और जो चौथा है कि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक सी है, ये सही है। हमसे असत्य कथन पूछा गया था। यहाँ जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा की जगह ये क्या आता? यदि ये कथन सत्य होता तो अमावस्या आता। अमावस्या पर जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ देखिए अभिकथन दिए हुए हैं। ठीक है जी, अभिकथन अब हम पढ़ते हैं कि किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। ठीक है जी, अभिकथन क्या दिया हुआ है कि किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। देखिए जल के बारे में है, तो जल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो जल है ना, जल क्या है? विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, जल क्या कर सकता है? विद्युत का चालन कर सकता है। मतलब यदि ये विद्युत का चालन कर सकता है तो यदि विद्युत के द्वारा कहीं पर आग लगी हुई है, विद्युत से आग लगी हुई है, तो वहाँ पर यदि हम जल डालेंगे तो आग और बढ़ जाएगी। ठीक है, जो पानी डालने वाला जो व्यक्ति है वो भी उससे झुलस सकता है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है वह क्या कर सकता है? विद्युत का चालन कर सकता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है क्या, कि किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है, तो जल से नहीं बुझाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है। अब दूसरा अभिकथन हम पढ़ते हैं। इसका कारण, जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। जल, ये क्या कह रहे हैं कि जो जल है वो ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। देखिए ज्वलन ताप को तब कम करेगा, उसकी भी परिस्थितियाँ होती हैं। देखिए क्या होता है, आप यदि पेट्रोल के ऊपर पानी डालेंगे तो आग नहीं बुझेगी। विद्युत के जहाँ पे यदि विद्युत के द्वारा आग लगी हुई है, पानी डालेंगे आग नहीं बुझेगी। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, CO2 की ज़रूरत पड़ती है, रेत की ज़रूरत पड़ती है, अग्निशामक लगते हैं। लेकिन जब हम जल से आग बुझाने की बात करते हैं तो कागज़ से कहीं पे यदि आग लगी हुई है, ठीक है जी, आप वहाँ पर पानी डालेंगे आग बुझ जाएगी। लकड़ी में कहीं पर आग लगी हुई है, लकड़ी के द्वारा आग लगी हुई, पानी डालेंगे तो जो आग है वो बुझ जाएगी। तो इसकी भी परिस्थिति दी गई है। मतलब सामान्यतः जो आपका कथन ए है जिसमें कहा गया है
कि विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग, मतलब यदि विद्युत सर्किट से कहीं पर आग लगी हुई है, जल से बुझाया जा सकता तो नहीं बुझाया जा सकता। लेकिन स्टेटमेंट जो दूसरा दिया हुआ है आर नंबर का, जल ज्वलनशील सामग्री की ज्वलनताप को कम कर देता है, तो कम कर सकता है जी, पर उसके लिए परिस्थितियाँ दी गई है। यहाँ परिस्थिति दी देती तो उसको और हम पढ़ते, फिर और थोड़ा और डीप में जाते, उस पर डिस्कशन करते। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक, सत्य के क्यों है, असत्य क्यों है, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में क्या दिया हुआ, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव युग्मों में पाई जाती है। कौन सी जो ग्रंथि है वह क्या है, मानव युग्मों में पाई जाती है। तो अधिवक्र है और थायराइड है। कौन कौन सा, अधिवक्र और थायराइड। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। देखिए इसमें मैं यदि आपसे बात करूं किसकी, अधिवक्र की। अधिवक्र क्या होता है कि जो अधिवक्र वक्र के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन को निकालना। इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है ना, वो लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। लोग प्रायः कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं, इससे मदद होगी। कपड़े का तो टुकड़ा होता नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आप कह दो। देखिए क्या होता है, अधिकतर हम देखे होंगे गांव में या शहर में लकड़ी बेचने वाले लोग होते हैं या कुली लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भार को जब अपने सिर पर रखते हैं तो कपड़ा रख लेते हैं। ठीक है जी, कपड़ा यदि वो अपने ऊपर मतलब सिर के ऊपर रख लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो भारी बोझ होता है अपने सिर में उठाने से पहले उसको यदि वो रख लेते हैं तो उनको जो क्या है, वजन कम लगता है। ठीक है जी, उनको भार उठाने में मदद होती है। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से उसका जो दाब होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। इस प्रकार से वे अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और उनके सिर पर लगने वाला जो दाब होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है और वही बोझ को आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, y द्वारा x को आवेशित किया जाता है। y द्वारा x को आवेशित किया जाता है, यह पाया गया है कि x जो आवेश प्राप्त करता है वह y के विपरीत है। आवेशन का प्रक्रम क्या हो सकता है, घर्षण के कारण हो सकता है ऐसा। ठीक है, किसके कारण हो सकता है, घर्षण के कारण। कारण इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे बाला में हम कंघी करने पर घर्षण के कारण क्या हो जाता है, जो कंघी होती है वो आवेशित हो जाती है और अपने आसपास के जो विपरीत आवेश वाले बाल होते हैं या कागज़ के टुकड़े होते हैं उनको क्या करती है, वो आकर्षित कर लेती है। तो यहीं पे वो बात कही गई है कि y द्वारा x को आवेशित किया जाता है और यह पाया गया है कि x जो आवेश प्राप्त करता है वह y के विपरीत है। मतलब सिर में जब हमने कंघी की तो घर्षण हुआ, घर्षण के कारण ही वह दूसरी चीज़ों को क्या करने लगी, अपनी ओर आकर्षित करने लगी। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है घर्षण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।